स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है विनायक ऑनलाइन क्लासेज में। हम यहाँ अभी बिजनेस स्टडी में अपना चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक जाना है इस चैप्टर के दौरान बीमा की परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं और उसके बाद में हमने इसके कुछ शब्दावलियों का अध्ययन किया। जो कल आपने किया था बहुत सरल प्रकरण था अपना। इन शब्दावलियों का अध्ययन करने के बाद आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए हम इसमें आगे अपना जो ये चैप्टर बाकी है उसको स्टडी करते हैं। आज का अपना इसमें प्रकरण है वो है बीमा का क्षेत्र एवं प्रकार। बीमा का क्षेत्र बोल दो या प्रकार बोल दो, एक ही बात है। तो आज का अपना प्रकरण है बीमा का क्षेत्र एवं प्रकार। देखिए, बीमा का क्षेत्र की जहां हम बात करते हैं तो बीमा का क्षेत्र, जैसे कि आपने इसकी एक विशेषता के अंतर्गत पढ़ा था, बीमा का क्षेत्र ना विस्तृत है, विस्तृत क्षेत्र है इसका, जिसमें आपने इसमें पढ़ा था कि बीमा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा के अलावा आधुनिक और गैर पारंपरिक बीमा भी शामिल है। और गैर पारंपरिक बीमाओं में हमने पढ़ा था जैसे कि पशुधन बीमा है, फसल का बीमा है, इसी प्रकार से जैसे कि ना चिकित्सा बीमा है, वाहन बीमा है, विश्वसनीयता बीमा है, इस प्रकार। तो हमने विशेषता में ही पढ़ा था कि बीमा का क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, उन आवश्यकताओं के साथ साथ जैसे जैसे लोगों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन गतिविधियों में वो लिप्त है, उसके साथ साथ जोखिम बढ़ती जा रही है। और जिन जिन क्षेत्रों में जोखिम का विस्तार होगा वहाँ पे बीमा का विस्तार भी होगा। तो बीमा का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तो आइए हम बीमा के क्षेत्र को और या इसके प्रकारों को स्पष्ट कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जोखिम की विविधताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के बीमाकर्ताओं द्वारा दिए जाते हैं। वर्तमान युग में बीमा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यहाँ अध्ययन की सुविधा से अगर हम देखें तो बीमा के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बीमा की प्रकृति के आधार पर, बीमा की प्रकृति के आधार पर। दूसरा, पहला प्रकृति के आधार पर, दूसरा हो गया व्यावसायिक आधार पर, इसका दूसरा हो गया। तीसरा इसका जो प्रकार हम बोलते हैं या फिर क्षेत्र है वो है इसमें होने वाली जोखिम के आधार पर, क्योंकि बीमा है वो जोखिम का ही किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि शुद्ध जोखिम का ही बीमा होता है, परिकल्पी का नहीं होता है। तो जोखिम के आधार पर, तो इस प्रकार बीमा है उसके क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से। बीमा की प्रकृति के आधार पर इसका क्षेत्र, व्यावसायिक आधार पर इसके क्षेत्र और जोखिम के आधार पर इसके क्षेत्र या प्रकार। तो एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमारे इस चैप्टर में, अपने इस कोर्स में बीमा के क्षेत्र को इसकी प्रकृति के आधार पर ही समझाया गया है। केवल एक ही प्रकार, बीमा की प्रकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, जो 2 है, व्यावसायिक आधार पर और जोखिम के आधार पर। इसका अध्ययन अपने सिलेबस में नहीं है। जैसे आप बड़ी क्लासों में जाओगे, कॉलेज वगैरह आप करोगे, तो वहाँ आप इसके अन्य प्रकार को पढ़ोगे। देखिए, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार पर इसका अध्ययन करेंगे और वो है बीमा की प्रकृति के आधार पर। देखिए, प्रकृति के आधार पर बीमा का जो वर्गीकरण है उसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5। मैं एक बार आपको बता दूं। एक है जीवन बीमा, दूसरा है अग्नि बीमा, तीसरा है सामुद्रिक बीमा जी, चौथा है सामाजिक बीमा और 5वां विविध प्रकार के बीमे। इस प्रकार से बीमा की प्रकृति के आधार पर बीमा के क्षेत्र या प्रकार को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है जीवन बीमा, इसी प्रकार
दूसरा हम यहाँ पढ़ेंगे वो है अग्नि बीमा, तीसरा सामुद्रिक बीमा और चौथा सामाजिक बीमा। फिर पांचवा विविध बीमा। अब विविध बीमा नहीं होकर विविध प्रकार के बीमे हो गए, विविध प्रकार के बीमे। तो विविध बीमा इस प्रकार से बीमा की प्रकृति के आधार पर बीमा को 5 भागों में बांटा गया है। इसके 5 भाग बताए गए हैं। एक है जीवन बीमा, दूसरा है अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, सामाजिक बीमा और विविध प्रकार के बीमे। तो हम इन सब का एक एक करके यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम हम पढ़ रहे हैं जीवन बीमा को। हम किसको पढ़ रहे हैं? जीवन बीमा को। देखिए, हम सब जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण होता है और जीवन की सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति की पहली आवश्यकता है। क्योंकि हमने छोटी क्लासों में भी इस चीज को पढ़ा है। पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया मतलब अपने स्वास्थ्य के प्रति मनुष्य है वो प्राचीन काल से ही सचेत रहा है और चिंतित रहा है। तो इसी से जुड़ा हुआ अपना है जीवन बीमा। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के जीवन का बीमा किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन का बीमा किया जाता है। तो इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, कल हमने पढ़ा था बीमा की विषय वस्तु। तो यहाँ जीवन बीमा में इसकी जो विषय वस्तु हो गई वो हो गई मनुष्य का जीवन। मनुष्य का जीवन। देखिए, केवल जीवन मनुष्य का ही नहीं होता है, पशु पक्षियों का भी होता है। लेकिन हम पशुओं का जो हमारे पास पालतू जानवर होते हैं उनके जीवन की हम बात करेंगे, वो आएगा विविध बीमा, पशुधन बीमा में आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ हम जहाँ जीवन बीमा की बात कर रहे हैं उसमें बीमा की विषय वस्तु होगी मनुष्य का स्वयं का जीवन। तो देखिए, इसमें बीमा की विषय वस्तु मानव का जीवन होता है। जीवन बीमा में बीमा करता कौन है? बीमा कंपनी। तो बीमा कंपनी बीमा करता एक निश्चित प्रतिफल जिसे प्रीमियम कहते हैं, निश्चित प्रतिफल जिसे प्रीमियम कहते हैं, के बदले बीमित को उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को, ध्यान से सुनिए, उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को, जो उसका कोई नॉमिनी है जिसको उसने नॉमिनी बनाया है, तो उत्तराधिकारी को, अथवा अगर उसकी मृत्यु नहीं हुई है तो निश्चित समयावधि पूर्ण होने पर बीमित को स्वयं को एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। तो ये जीवन बीमा में होता है। और इसीलिए जीवन बीमा में हमने आपको कल बताया था एश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बीमाकर्ता जो है उस बीमाकर्ता का दायित्व निश्चित है। अगर जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकारी को, अगर उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो जिंदा है, तो अवधि पूरी होने पर उसको स्वयं को एक निश्चित धनराशि जितने का बीमा किया गया है वो धनराशि उसको दे दी जाती है। बीमित को एक निश्चित धनराशि निश्चित समयावधि पर प्राप्त करने के लिए उसको समय समय पर प्रीमियम की राशि चुकानी होती है। यदि प्रीमियम निश्चित समयावधि पूर्व ही वह मर जाता है तो उसको आगे की प्रीमियम नहीं देनी पड़ती। अगर वो मर ही गया तो प्रीमियम कहाँ से देगा? तो वो जितने भी प्रीमियम चुका रहा है उसके आगे उसको नहीं चुकानी है। तो बीमित की मृत्यु की दशा में उसको नॉमिनी जो है, मतलब उसका उत्तराधिकारी है, को बीमे की राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है। जीवन बीमा बीमित एवं उसके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का जिसके जीवन में उसका बीमा योग्य हित है बीमा करवा सकता है। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। मतलब मैं अपना जीवन बीमा तो करवा सकता हूँ, साथ ही साथ मैं ऐसे लोगों के जीवन का बीमा भी करा सकता हूँ जिसके जीवन में मेरा हित निहित है। जैसे
मैं मेरे परिवार में मेरे ना माता पिता है या मेरे ना पुत्र का बीमा मैं करवा सकता हूँ, मेरी वाइफ का मैं बीमा करवा सकता हूँ, क्योंकि उनके जीवन में मेरा हित निहित है। ठीक है जी। लेकिन मैं किसी पड़ोसी के बच्चे का बीमा नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके जीवन में मेरा कोई हित नहीं है। तो जिसके जीवन में अपना हित होता है उसका हम बीमा करवा सकते हैं। अब एक हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई है ना कंपनी है, उस कंपनी का कोई महत्वपूर्ण कर्मचारी है, उस कर्मचारी के जीवन को क्षति होने से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उसके जीवन में भी, उस कर्मचारी के जीवन में कंपनी का बीमा योग्य हित है, तो कोई कंपनी अपने कर्मचारी का भी बीमा करवा सकती है। जैसे मान लो कि ना बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्रीज जो है, उसमें जो मूवी बनती है उस पर करोड़ों रुपए का बजट होता है उनका। अगर मान लीजिए बीच में है ना काम करने वाले कोई महत्वपूर्ण किरदार, जैसे कि ना उसका हीरो है या फिर हीरोइन है, अगर उनकी डेथ हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बीच में रुक जाएगा और जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उनको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए वो उनके जीवन में बीमा योग्य हित रखते हैं और उनके जीवन का बीमा करवा सकते हैं जब तक उनकी फिल्म पूरी ना हो उस अवधि तक। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो किसी दूसरे के जीवन में जीवन बीमा योग्य हित रखता है उसका बीमा करवा सकता है। जीवन बीमा में सुरक्षा के साथ साथ विनियोग तत्व भी होता है। ये बड़े ध्यान से सुनिए, इसका प्रश्न भी पूछा जाता है कि जीवन बीमा में विनियोग तत्व भी शामिल है सुरक्षा के साथ साथ। बिल्कुल है, क्यों है? देखिए, जीवन बीमा मात्र एक ऐसा बीमा है जिसमें जोखिम के साथ साथ, मतलब कि जोखिम से सुरक्षा के साथ साथ, जोखिम से सुरक्षा के साथ साथ विनियोग तत्व भी निहित है। क्योंकि अभी आपने सुना था कि जीवन बीमा में अगर बीमित स्वयं जिंदा है तो उसको स्वयं को निश्चित धनराशि निश्चित समयावधि पूर्ण होने पर मिल जाती है, और अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसके आश्रित को यानी कि उत्तराधिकारी को मिल जाती है। अब उत्तराधिकारी को मिल रही है तब तो उसके काम में नहीं आएगी, वो तो हो गया जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा। लेकिन अगर वो जिंदा है, निश्चित समयावधि बाद उसको मिल रहा है एक निश्चित धनराशि जो ब्याज सहित उसको मिलेगी, तो वो उसके एक अच्छे काम में आ सकती है, वो उसको कैसे भी काम में ले सकता है। इसलिए वो विनियोग हो गया, क्योंकि उसने जितना निवेश किया था प्रीमियम के रूप में चुकाया था उससे कई गुना अधिक उसको रकम मिलती है। कई गुना अधिक का मतलब है कि उसकी कैलकुलेशन होती है, ब्याज सहित उसको प्राप्त होती है। तो यहाँ जीवन बीमा में जो सुरक्षा है उसके साथ साथ विनियोग तत्व भी शामिल है। ओके, समझ गए इस बात को जी। हमारे देश में जीवन बीमा व्यवसाय भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन नाम सुना होगा आपने, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हमारे देश में जीवन बीमा व्यवसाय भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के साथ साथ कुछ निजी कंपनियां जैसे महिंद्रा कोडेक्ट है, मैक्स नियोग है, बजाज एलायंस है, ठीक है, इस प्रकार की कुछ मुख्य कंपनियां, कुछ निजी कंपनियां भी जीवन बीमा में संलग्न है, जीवन बीमा का कार्य कर रही है। यहाँ जीवन बीमा को अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अपना दूसरा है इसमें प्रकार अग्नि बीमा। अग्नि बीमा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अग्नि बीमा को समझेंगे, ध्यान से सुनिए। अग्नि बीमा, जी हाँ, आप नाम से इसको समझ चुके हो कि किसी संपत्ति को आग से होने वाले जो नुकसान की जो जोखिम है उससे सुरक्षित रखने का, सुरक्षा प्रदान करने का उपाय है अग्नि बीमा। अग्नि बीमा संपत्ति को आग से होने वाली जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम अग्नि बीमा को स्पष्ट कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। अग्नि बीमा बीमा का वह प्रकार है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को आग लगने से संपत्ति को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति, मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूँ, इस क्षतिपूर्ति शब्द को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्षतिपूर्ति, अब क्षतिपूर्ति का मतलब क्या है? वास्तव में जितनी क्षति हुई है उसी की पूर्ति की जाएगी, इसलिए ये क्षतिपूर्ति पे मैंने इसको आपको फोकस किया है, बहुत जोर दिया, ध्यान से सुनिए आप।
तो आग लगने से संपत्ति को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। यह क्षतिपूर्ति का बीमा होता है। मतलब कि इस प्रकार के बीमा में क्षतिपूर्ति का तत्व पाया जाता है। जितनी क्षति होगी उसकी पूर्ति की जाएगी। अग्नि बीमा द्वारा केवल वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है। अग्नि बीमा सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है। विशेष बड़े ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। इसकी समयावधि है वो मात्र 1 वर्ष होती है। कितनी होती है? 1 वर्ष। हाँ, वो बात अलग है, हम आगे इसको और रिन्यू करवा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इसकी अवधि 1 वर्ष होती है। 1 वर्ष बाद आप इसको वापस से आपको बीमा पॉलिसी लेनी पड़ेगी, मतलब इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसकी सामान्यतः जो अवधि होती है वो 1 वर्ष की होती है। 1 वर्ष की अवधि के लिए करवाया जा सकता है। यदि बीमा आग से होने वाले नुकसान के अतिरिक्त कुछ निश्चित परिणामजन्य हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए भी किया जाता है, जैसे दंगे हैं, उपद्रव है, गैस विस्फोट है, भूकंप है, आंधी है, बाढ़ है, वायुयान की क्षति है, बिजली गिरने से आदि जोखिमों से संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी इस प्रकार का बीमा करवाया जा सकता है। अग्नि बीमा। जी हाँ, आधुनिक युग में अग्नि बीमा का महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि कारखाने हैं, गोदाम हैं, आवासीय बस्ती है, दुकान है, ये इतने ज्यादा कंजेस्टेड अब होते जा रहे हैं कि यहाँ आग लगने के खतरे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अग्नि बीमा का महत्व दिन प्रतिदिन और अधिक बढ़ता जा रहा है। जी, अत्यधिक विद्युत का उपयोग या विद्युत युक्त निर्माण प्रक्रिया में भी सभी जगह अग्नि से हानि की जोखिम बढ़ी है। इसलिए अग्नि बीमा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखने की है 3 है। एक तो अग्नि से संपत्ति को होने वाले नुकसान की पूर्ति का वचन इसमें दिया जाता है बीमाकर्ता बीमित को। दूसरी बात, यह क्षतिपूर्ति का बीमा है। इसमें वास्तविक जितनी क्षति होती है उसी की पूर्ति की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अपन ने संपत्ति का बीमा है वो 5 लाख का करवाया, लेकिन अग्नि से नुकसान है अपना 2 लाख का ही हुआ है, तो बीमा कंपनी 2 लाख से अधिक राशि नहीं देगी। ठीक है जी। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, मान लो 5 लाख का बीमा कराया लेकिन नुकसान 8 लाख का हो गया। अब आप बोलोगे नुकसान ज्यादा हो तो वास्तविक नुकसान की भरपाई करेगा? नहीं, यहाँ किसी भी सूरत में बीमा का जो मेन मूल्य है, यानी कि बीमा धन जो है, जितने का बीमा करवाया उससे अधिक का भुगतान बीमा कंपनी नहीं करती है। दोनों में जो कम होती है उसी का भुगतान करेगी बीमा कंपनी। वास्तविक जो नुकसान हुआ है वो या फिर जितना बीमा धन है, ठीक है, उसमें जो भी कम है उसका भुगतान करती है। तो ये क्षतिपूर्ति का बीमा है और इसकी अवधि 1 वर्ष होती है। सामान्यतः अग्नि बीमा की अवधि 1 वर्ष होती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें इसमें आपको ध्यान में रखनी थी। जी हाँ, इसके आगे एक तीसरा हम आज और पढ़ लेंगे, बाकी 2 हम बाद में पढ़ेंगे। सामुद्रिक बीमा, इसको हम समुद्री बीमा भी बोलते हैं। समुद्री बीमा भी इसको कहा जा सकता है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाओ। देखो, समुद्री बीमा में विभिन्न सामुद्रिक जोखिमों से 3 चीजों को बचाने के लिए, ये 2 हम कल पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, सामुद्रिक बीमा में समुद्र में जो यात्राएं की जाती है, यात्राएं होती है या फिर माल ढोया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, विदेशी यात्रा में सामुद्रिक मार्ग का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो सामुद्रिक जो जोखिमें होती है उनके विरुद्ध 3 चीज का यहाँ बीमा होगा। किस किस का होगा? एक तो जहाज का खुद का होता है, एक उसमें रखे गए माल का होता है, एक भाड़ा यानी कि किराया या भाड़ा या भाड़े का बीमा। इन 3 चीज का बीमा होता है, जहाज का बीमा, माल का, किराया का और भाड़े का। किराया या भाड़ा एक ही चीज है। बड़े ध्यान से सुनिए आप। समुद्री बीमा जहाज, उसमें ढोए गए माल और साथ ही साथ किराया यानी कि भाड़े, इन तीनों चीजों का करवाया जा सकता है। समुद्री तूफान आने, जहाज के दूसरे जहाज या चट्टान से टकरा जाने पर होने वाली क्षति के लिए समुद्रिक बीमा करवाया
जाता है। अगर जहाज को कोई नुकसान होता है, चाहे वो समुद्री तूफान हो, चाहे दूसरे जहाज से टकराना हो, या फिर ना जैसे कि किसी चट्टान से टकराना जिससे जहाज को नुकसान होता है, तो उसको बचाने के लिए जहाज का बीमा करवाया जाता है। इसी प्रकार उसमें रखे गए माल का बीमा भी किया जा सकता है। और तीसरी चीज कि लंबी लंबी यात्राएं होती है, दूर दूर तक माल पहुंचाया जाता है, लेकिन अगर कोई ना माल लेने से मना कर दे या किराया चुकाने से, तो एक बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है कंपनियों को, इसलिए वो भाड़े का भी बीमा करवाते हैं। समुद्री बीमा दो प्रकार के होते हैं। प्रथम महासागर सामुद्रिक बीमा और दूसरा है अंतरस्थलीय अर्थात देशीय सामुद्रिक बीमा। दोनों को समझिएगा, बहुत शानदार चीज है, समझिए। पहला क्या है इसमें, वो है महासागर समुद्री बीमा। महासागर समुद्री बीमा इसके अंतर्गत आता है। दूसरा, इसमें जो समुद्र होता है, महासागर होता है, उसमें जो कोई अगर नुकसान होना है जहाज माल या किराए का, उसके तहत जो बीमा होता है वो महासागर या समुद्री बीमा के अंतर्गत आता है। और दूसरा है अंतरस्थलीय ये समुद्री बीमा। अब अंतरस्थलीय समुद्री बीमा में क्या है, अंतरस्थलीय में जब मान लो बंदरगाह पे रखा जा चुका है, पहुंच चुका है, लेकिन वहां से लेकर गोदाम तक जाने के दौरान भी तो कोई घटना घटित हो सकती है, माल को नुकसान हो सकता है, तो वहां तक का बीमा जिसके अंतर्गत आता है वो अंतरस्थलीय समुद्री बीमा के तहत आते हैं। जो पहला था समुद्री बीमा, उसमें सामुद्रिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान होती है। और दूसरे प्रकार के बीमे में जो अंतरस्थलीय समुद्री बीमा है, इसमें बीमित या क्रेता के गोदाम तक माल की सपुर्दी लेन देन के दौरान उत्पन्न होने वाली जोखिमों के विरुद्ध बीमा किया जाता है। तो इसमें दो प्रकार के बीमा हो गए, एक तो महासागरीय समुद्री बीमा, एक अंतरस्थलीय समुद्री बीमा। ये उसी माल के लिए है जो समुद्री मार्ग से आया है, दूसरे देशों से आपने मंगाया, बंदरगाह पर पहुंच गया, अब बंदरगाह से उसको आप गोदाम तक ले जा रहे हो, उसके दौरान अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई होती है, उसके लिए अंतरस्थलीय समुद्री बीमा किया जाता है। और समुद्री मार्ग के दौरान अगर कोई जोखिम है उससे सुरक्षा के लिए बीमा करवाया जा रहा है, जैसे जहाज का, माल का या किराया का, तो ये महासागरीय समुद्री बीमा के तहत आता है। इस प्रकार आज आपने बीमा की प्रकृति के आधार पर इसके क्षेत्र या प्रकार पढ़े, जीवन बीमा, अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा, दो प्रकार के, एक सामाजिक बीमा और विविध बीमा को हम अपने अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।